दो भाई थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। उसने स्कूटी जो चला रहा था वो चला रहा था राम। अब श्याम, अब क्या हुआ कि उसकी राम के लग गई चोट। तो जब राम की लग गई, राम हो गया इंजर्ड। जब उसे इंजरी हो गई तो इंजरी वो था घर पे। तो श्याम ने क्या करा, उसने सोचा मैं डीलर के पास अपनी स्कूटी डाल देता हूँ। तो डीलर, तो श्याम गया डीलर, अब डीलर ने उससे डॉक्यूमेंट मांगे। ओनर कौन था, राम था। तो कोई बात नहीं, उन्होंने राम जी का आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, जो भी आरसी डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड कर रहे थे वो कर दिया। लेकिन यहाँ पे श्याम ने एक गड़बड़ कर दी। उसने क्या गड़बड़ कर दी, उसने जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, डीएल, वो अपना दे दिया। चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया। अब इसमें क्या हुआ, उसमें जो स्टोरी बताई उन्होंने फॉर्म पे, जो स्टोरी बताई, जो क्लेम फॉर्म होता है उसमें उन्होंने स्टोरी बताई कि भैया ऐसा है, राम जो बंदा था, जो गाड़ी मैं राम चला रहा था और ऐसे ऐसे घटना लग गई और ये हो गई। बताया उसने कि भाई गाड़ी चला रहा था, लेकिन वहां उसने डीएल अपना लगा दिया। अब इस केस में क्या हुआ, जब फॉर्म, अब गाड़ी में लॉस बहुत ज्यादा था। तो लॉस ज्यादा था तो इंश्योरेंस, जब इन्होंने, डीलर ने क्या हुआ इस प्रोसेस में, क्लेम इंटीमेट करा। क्लेम इंटीमेट होने के बाद डीलर ने कंपनी को बोल इन्फॉर्म करा। कंपनी ने क्या किया, एक सर्वेयर अपॉइंट कर दिया। जब एक सर्वेयर अपॉइंट हुआ तो उसने, जब लॉस बहुत बड़ा था, राम को एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुआ था, कम से कम 30 से 40 हजार रुपए का बाइक में नुकसान था। तो सर्वेयर कंपनी ने एक्सटर्नल वाला लगाया, जिसमें ये देखने के लिए इन्वेस्टिगेट करी कि रीजन क्या था और कॉज ऑफ एक्सीडेंट इतना ज्यादा क्यों था। तो उसमें पता लगा कि भाई गाड़ी बजरी पे जा रही थी और फिसल गई और ऐसे एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट पे करीब करीब 50 से 60 थाउजेंड तरीक का नुकसान था। और उस केस में मैं ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि भाई श्याम ने यहाँ पे गड़बड़ करी है, लेकिन एट अ टाइम कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। कंपनी यही मान के चल रही थी, क्योंकि फॉर्म पे जो लिखा होगा वही मान के चलती है। तो श्याम, कंपनी ये मान के चल रही थी कि श्याम जी को हुआ। जब सर्वेयर जो है उनके घर पे गया, होम विजिट करी, उसने पता चला एक्चुअल में कि वहां पे जो ड्राइवर था वो राम था। और जब उसने कहा, जब वो श्याम से मिला तब उसने बताया कि भैया राम था और राम के ही चोट लगी हुई है। अब इस केस में कॉन्ट्रडिक्शन कंडक्ट हो गया और कंपनी ने इस बिहाफ पे क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब आप कहेंगे ये तो गलत है, ठीक करा लो बाय से, आप फॉर्म पे ठीक कर सकते थे, ये कर सकते थे। भाई कंपनी को क्या पता। अब यहाँ पे सही बात है, मैं कंपनी का साइड लूंगा, यहाँ गलती डीलर की या उसकी नहीं, बंदे की नहीं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एजेंट का एक सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी कहीं, जहां से भी आप पॉलिसी लें, क्लेम आने पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एजेंट को इन्फॉर्म करना है, ब्रोकर को करना है, उसको सही स्थिति बतानी है, ताकि इस केस में एजेंट आपको सही से बताए कि क्या आपको सही डिसीजन लेना है और किस तरीके से आपको क्लेम की फाइल डालनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, कैजुअल वे में जाके इन्होंने क्लेम को देखा। इन्होंने, श्याम ने अपने डीएल दे दिया, श्याम ने लिख दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे चला रहे थे, वहां पे राम का मेंशन करा, चोट उनके भी नहीं लगी थी तो वहां पे। अब इस केस में ये चूंकि केस हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ अंडरटेकिंग हुई, तो अब हमने क्या किया, बीइंग एन इसमें होके हमने कंपनी से इनसे क्लैरिफिकेशन लिया। क्लैरिफिकेशन लेने के बाद इनसे हमने कंपनी को दोबारा से एक रीफॉर्म, न्यू फॉर्म एक दोबारा फिलअप करके हमने रिक्वेस्ट कहा, फिर हमने इसे एक्सेप्ट कराया। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर ये क्लेम प्रोसेस हुआ, फिर क्लेम पास हुआ। तो आगे से आप ध्यान रखें, कोई भी इंश्योरेंस हो, कार, स्कूटी या जब भी, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म एकदम करेक्ट तरीके से भरें। जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो डीएल आप देना चाह रहे हैं, वो उसी बंदे का दें जिसके साथ ये घटना घटी थी, ताकि जब अगर सर्वेयर आए या कंपनी इन्वेस्टिगेट करे तो आपको इंजरी के मार्क्सेस आराम से मिल पाए। और सच होता है तो इजीली आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको कभी प्रॉब्लम होती है और क्लेम इजीली सेटल हो जाता है। एफआईआर की कितनी इंपॉर्टेंस है जब अब थेफ्ट, चोरी हो जाती है हमारी स्कूटी या टू व्हीलर। आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है। हिंदुस्तान में कोई भी इंश्योरेंस में अगर क्लेम आता है, एफआईआर सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मैंडेटरी है, ये आपको करानी करानी है। जब आप एफआईआर कराने जाते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें, एफआईआर में टाइम, डेट, साथ ही साथ लोकेशन, ठीक है, और व्हीकल नंबर, व्हीकल का नंबर, साथ ही साथ कौन गाड़ी चला रहा था, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कौन उस टाइम गाड़ी यूज कर रहा था, ये सारे एक्सपेक्ट, ऑल एक्सपेक्ट, ये सारे के सारे करेक्ट होने जरूरी हैं। और दूसरा, ये जो एफआईआर में जो भी जितना भी आप डेटा लिख रहे हो, जो भी आप टाइम, डेट, लोकेशन, जो भी आप बता रहे हो, ये मैच करना चाहिए विद क्लेम फॉर्म से। क्लेम फॉर्म
जो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आपने कहा कि 5 से 5.5 के बीच में चोरी हुई, तो ये सेम चीज आप क्लेम फॉर्म में जिक्र करेंगे, सेम चीज आप एफआईआर में करेंगे। ये कई बार लोग ऐसा करते हैं कि 14 तारीख का क्लेम एफआईआर करा दी, 15 तारीख का आपने क्लेम फॉर्म भर के 15 तारीख को चोरी दिखा रहे हैं। नहीं, आप इस चीज का बहुत ध्यान रखना है जब आप एफआईआर कराएं, तो इस टाइम, डेट, लोकेशन, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा एक्सपेक्ट इसमें क्या होता है, हिंदुस्तान में एक है नियम, सीधी सी बात है, एफआईआर कराने के बाद जब आप इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, बाकी प्रोसेसेस भी होते हैं कि वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस भी लेता है, आरसी की कॉपी भी लेता है और कीज भी लेता है, दोनों बोथ की लेता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। वो दोनों बोथ की मांगते हैं। अगर की ये खो गई है या उसके साथ चली गई है तो आपको एफआईआर में मेंशन कराना जरूरी है, नहीं तो वो दोनों की आपसे मांगेंगे और यू हैव टू, आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है। साथ के साथ ये है, जब एफआईआर होने के बाद क्लेम कितने टाइम में सेटल होगा, ये बड़ा है कि भाई ये सारी चीज हो गई, क्लेम सेटलमेंट का टाइम क्या होता है। अब हिंदुस्तान में जो नियम है और इसमें इसके हिसाब से ये होता है, आपको जब फाइनल हो जाए एफआईआर होने के बाद, जब आप सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं और डॉक्यूमेंट देने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। आपको एक काम करना होता है, कोर्ट से एक ऑर्डर पास कराना पड़ता है जिसमें कि एक जिसमें कि एक देसी भाषा में ये लिखा होता है कि भैया कि पुलिस ने ट्राई करा और हम उनको ये व्हीकल प्रोवाइड नहीं, मतलब उन्हें बरामद नहीं हुआ या उन्हें मिला नहीं। जब ऐसा हो जाता है तो एक उसे फाइनल रिपोर्ट कह देते हैं हम उसे, फाइनल रिपोर्ट। वो फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट होती है इंश्योरेंस कंपनी को, देन उसके बाद आपका क्लेम सेटल होता है। एक राम था, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस था, जीरो डब नहीं था और क्लेम में एक्सीडेंट हो गया, तो उसके में क्लेम में करीब करीब उसका 20,000 रुपए का खर्चा आया। अब 20,000 रुपए के खर्चे में चूंकि उसके पास जीरो डब पॉलिसी नहीं थी, पहले मैं आपको समझा दूं जीरो डब क्या होता है एक शॉर्ट में, जो पहले भी मैं वीडियो में बताया था। जीरो डब में बेसिकली आप ये मान लीजिए जैसे कोई भी गाड़ी के पार्ट है, बम्पर है या जो भी गैस किट है एक्सेट्रा, जो भी आपके पार्ट्स हैं, जो भी आप सोच सकते हो, उसकी पूरी कॉस्ट आपको मिल जाती है। लेट्स से 2,000 रुपए का बम्पर था या जो भी उसके बहुत सारे एन टाइप के मैं नाम भूल रहा हूँ, कई सारे आपको वो बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे, पैडल, स्विच, गियर, चेन एक्सेट्रा जितने भी हैं। अगर वो आपके 2,000 के हैं या 5,000 के, आपके डैमेज हो गए हैं कंप्लीटली और नया कंपनी ने बोल दिया कि नया लगा लो, तो आपके जितनी भी कॉस्ट है नए की, वो पूरे पैसे मिलते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपके जो क्लेम्स में, मान लो 20,000 रुपए का कंपनी ने क्लेम बोला, क्लेम में क्या है 15,000 रुपए के आपके सिर्फ पार्ट हैं, तो जीरो डेप होने के कारण आपको पार्ट का पैसा नहीं देना, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे करेगी। वहीं अगर आपके पास जीरो डेप नहीं होता तो ये आपको 50-50 हो जाता। सीधी सी बात है, अगर जीरो डेप पॉलिसी नहीं है तो समझाने के लिए इन शॉर्ट कि आपका जितना भी अगर 20,000 का क्लेम आ रहा है तो देसी भाषा में कहें तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही का ही क्लेम मिलेगा, बाकी आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो यही चीज को समझाने के लिए इसलिए जीरो डेप बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब यही राम के साथ ऐसा हुआ कि उनका 20,000 रुपए का क्लेम आया, जीरो डेप उनका था नहीं, तो सीधी सी बात उनका हिसाब जब विदाउट जीरो डेप जब उनका असेसमेंट बना, असेसमेंट के टाइम पे उन्हें पता चल गया कि मुझे करीब करीब 10,000 रुपए अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने, ताकि पॉलिसी हमसे ले रखी थी, यहीं पे एजेंट का, ब्रोकर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उन्होंने मुझे एस्टिमेट भेजा, हमने बताया, तो हमने उन्हें सजेस्ट किया कि भैया आप एक काम करो, ओपन मार्केट में जाके बाहर से करा के देखो, एसेस करके देखो कि कितने का हो जाएगा। बाहर जो ही डीलर वो 20,000 रुपीज का असेसमेंट बना रहा था, वहीं ओपन मार्केट में वो 5,000 रुपए में ठीक हो रही थी। क्योंकि राम ने जी ने ऐसा करा कि उन्होंने को अपने पैसे बचाने थे और पैसे ज्यादा भी लग रहे थे, उन्होंने बाहर आउट मार्केट में जाके उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक कराई और एक अपनी जीरो डेप पॉलिसी ना होकर के भी उन्होंने 5,000 रुपए अपनी पॉकेट से उन्होंने पे करने पड़े। तो ये आप ध्यान रखें, जब भी कोई जीरो डेप पॉलिसी लें, कोई भी टू व्हीलर इंश्योरेंस लें तो जीरो डेप पॉलिसी जरूर लें। कुछ कंपनी 3 साल तक देती है, कुछ कंपनी 5 साल तक देती है। तो आई होप इंपॉर्टेंस है, जब कोई मौका है वारदात, मतलब जहां पर एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम की, उस पर्टिकुलर टाइम पे फोटोज और वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कि क्या इंपॉर्टेंस, जब भी कभी एक्सीडेंट हो जाए, आप अकेले चला रहे हो और उस टाइम आपको चोट लग जाए, तब तो मान सकते हैं कि भाई आप मौजूद नहीं थे, खुद की फोटो कैसे लोगे। लेकिन अगर आप ठीक हो,
और वहां पर आप इतना कैपेबल हो कि अपना फोन निकाल के आप फोटोज ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो। तो प्लीज आप इंश्योर करें कि जरूर आप फोटो ले लें। उससे क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि आप जो वीडियो स्टोरी क्लेम फॉर्म पे लिख रहे हो या सर्वेयर को जब आप बता रहे हो कि क्लेम ऐसे ऐसे हुआ, ऐसी घटना घट गई, तो कभी कभी इमेजिनेशन करना और एक्चुअल में बताना आसान नहीं होता, समझना आसान नहीं होता सर्वेयर के लिए या कंपनी के लिए। तो उस केस में कभी कभी क्लेम या तो कंप्लीटली डिनाई हो जाता है या पार्शियल डिनाई हो जाता है, या कभी कभी ये होता है कि वो कहते हैं भाई आप सीसीटीवी प्रोवाइड कराओ या कोई गवाह लाओ या प्रूफ लाओ, या इंश्योरेंस क्लेम क्या करती है, एक थर्ड पार्टी सर्वेयर डिप्यूट कर देती है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के तुरंत होने के बाद हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले आप जाएं घर, कोई दिक्कत नहीं है 24 घंटे के अंदर इंटीमेट करने की, कि आप तुरंत जाके आपको इंटीमेट करने की जरूरत है या कुछ है। आप आराम से जाएं घर। अगर स्कूटी कैरी कर सकते हैं या चलने लायक है तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लग रहा है कि शाम का वक्त है, डीलर आपके पास मौजूद नहीं होगा, क्या करें, तो आप अपने घर के पास, अपने घर तक आप अपनी स्कूटी ले जाएं जो डैमेज हुई है, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल ये करना है, सबसे पहले तो आपको अगर घर पे जाने के बाद, अगर सबसे पहले आपको कैशलेस, अगर आपको यहाँ पर है कैशलेस डीलर आपको फाइंड करना है कि जहाँ पे आपको पैसे ना दे करके आराम से क्लेम सेटल हो जाए। टू व्हीलर इंश्योरेंस में अक्सर ऐसा होता है 90% केसेस में आपको पैसा अपने पास से देना पड़ता है, फिर बाद में हफ्ते भर बाद आपको पैसा मिल जाता है। तो ऐसे चांसेस कम है, लेकिन आप अपना डीलर लोकेट करें कि आपको कहाँ है, कहाँ आपको स्कूटी देनी है, कहाँ आपको रिपेयर करानी है। दूसरा, जब आप अपने डीलर के पास लेके जाएंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस, जो और आप उसी का दें जो बंदा गाड़ी चला रहा था, ताकि क्लेम इजीली सेटल हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उसमें आपको आरसी लेके जानी है, इंश्योरेंस की कॉपी लेके जानी है। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। ठीक है, ये सारी चीजें वो आपसे मांगता है। डीलर आपसे एक क्लेम फॉर्म भी भरवाएगा और वो साइन स्टैम्प कराएगा। कई बार डीलर क्या होते हैं, जहां पे कैशलेस नहीं हो सकता, तो हो सकता है वो आपसे क्लेम इंटीमेट करने के लिए बोले। उस केस में आपको क्लेम इंटीमेट करना है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं, या कोई मोबाइल ऐप हो तो उससे भी आप मोबाइल ऐप से के थ्रू क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं। तीसरा, अगर हमारे जैसा कोई एजेंट या ब्रोकर है जो आपको से टू वे कम्युनिकेशन होता है, जो आपको करता है, नहीं तो आप उसको बताइए, वो आपके बिहाफ पे क्लेम इंटीमेट कर देगा, कोई भी अगर आपका एजेंट या ब्रोकर है तो। ठीक है, इसको करने के बाद बेसिकली ये एक प्रोसेस। पुलिस कंप्लेन कब करानी होती है, जब भी कोई हमारा टू व्हीलर में क्लेम आता है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा इस वीडियो को। पहले आते हैं थेफ्ट क्लेम, और दूसरा आता है कोई एक्सीडेंटल क्लेम। ठीक है, और तीसरा आता है, दो नहीं, अब मैं तीसरे में कर रहा हूं, सीवियर एक्सीडेंटल क्लेम, एक्सीडेंटल के क्लेम्स। ठीक है, आपको ये चीज हिंदुस्तान में नियम है कि जब भी आपको चोरी हो जाए आपको एफआईआर करानी होगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया कि एफआईआर किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, मस्ट है। अगर कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाता है गली पार मोहल्ले में कहीं भी लगते हुए, और किसी थर्ड पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होता, आप चला रहे हो, गिर गए, बजरी पे थे, गिर गए, तो उस केस में आपको, अगर माइनर इंजरी है फॉर केस, मतलब ऐसा कोई एक स्केल नहीं होता, इसलिए मैंने एंड में आपको एक सीरीज सीवियर एक्सीडेंट की मैंने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन अगर कोई आपको नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मामूली से उस केस में एक्सीडेंट में पुलिस कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर आपको किसी और ने मारा है, थर्ड पर्सन ने जब एक्सीडेंट किया है, किसी ने मारा है, तो उस केस में आप जरूर एफआईआर नहीं तो तहरीर, पुलिस डायरी, जनरल डायरी में एंट्री होती है, वो आप जरूर कराएं। वो उसके लिए मैं बात करूंगा क्यों कराना जरूरी है। चौथा, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आप किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दो, गाड़ी है या स्कूटी है जिसमें भिड़ गई, पता लगा उसका दीवार गिर गई, तो उस केस में आपको जनरल डायरी में एंट्री कराएं या एफआईआर कराएं, ताकि अब इन जनरल डायरी में एंट्री या पुलिस में एफआईआर की एंट्री की क्या जरूरत होती है। कभी कभी सर्वेयर मांग लेता है कि भाई प्रूफ क्या है या कुछ है, तो सरकारी कागज से बड़ा कोई प्रूफ होता नहीं है, जो मेरे को समझ में आता है। तो इसलिए बेटर ये है कि ना इधर देखे ना उधर देखे, जनरल डायरी में एंट्री करा लें कि भाई फलाने फलाने के साथ ऐसे ऐसे, जिस टाइम पर, जिस डेट पर, उस लोकेशन पे वो बंदा गाड़ी चला रहा था, ऐसे ऐसे घटना घट गई और ऐसे ऐसे हो गया। तो एक उस पर नोटिफाई हो जाता है, पुलिस अपना स्टैंप और वो लगा देती है। तो वही चीज लगा के हम क्लेम फॉर्म के साथ लगा के सर्वेयर को दे देते हैं। सर्वेयर, सर्वेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या चेक करता है जब हमारे टू व्हीलर इंश्योरेंस में क्लेम आ जाता है।
वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है क्लेम फॉर्म। उसके हाथ में सबसे पहले यही चीज जाती है। क्लेम फॉर्म चेक करता है कि सही डॉक्यूमेंट्स उसमें आपने क्या रीजन फिलअप किया है, कब कहाँ किस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं। जो ड्राइविंग लाइसेंस आपने जमा किया वो बेसिकली वैलिड है या नहीं, परिवहन की वेबसाइट पे वो चेक करता है कि भाई ये एक्चुअल में वर्क एप्लीकेबल है या एक्सपायर्ड तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी डीएल आप दें वो वैलिड होना चाहिए। आप जरूर, डीलर भी आपको गाइड करता है, नहीं तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज या फोटो स्पॉट फोटोज और वीडियोस बना के रखी हुई है, वो आपसे मांग सकता है, वो आपको प्रोवाइड कराना है। सर, चौथा, असेसमेंट। बेसिकली असेसमेंट क्या है? डीलर आपको एक क्लेम असेसमेंट देता है जिसमें कि आपको ये देखने की कोशिश करता है कि जो क्लेम आया, जो आपने स्टोरी दी, उस हिसाब से ये एक्चुअल में इतना नुकसान बन रहा है कि नहीं बन रहा। सपोज गाड़ी आपकी लेफ्ट साइड चल रही थी, गाड़ी लेफ्ट साइड गिरी, एक्सीडेंट आपका लेफ्ट साइड में हुआ, तो सारे पार्ट आपके लेफ्ट साइड के डैमेज हुए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम करते हैं, मान लीजिए आप करते हैं कि कभी कभी राइट में हमारा डैमेज 4 महीने पहले हुआ था, वो पुराना डैमेज है, और हमने इसी क्लेम में हमने लेफ्ट और राइट दोनों दिखा दिया। तो अगर उस वो सर्वेयर गधा नहीं होता, डिप्लोमा होल्डर होता है, पढ़ा लिखा होता है, ऐसे वो किसी रोज देख रहा होता है, तो कई बार वो ये चेक कर रहा होता है कि इस इवेंट में इस टाइम पर ये घटना घटी के, तो इस टाइम पर क्या क्या डैमेजेस हुए। अगर उसने रिलेट कर लिया या पकड़ लिया कि ये डैमेज 4 महीने पुराना है, तो ही हैज अ राइट टू से नो कि भाई ये क्लेम में नहीं पास होगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो सर्वेयर का ये काम है, वो इस चीज को देखता है। तो सर्वेयर को जो असेसमेंट है बेसिकली वो डीलर प्रोवाइड कराता है। डीलर ने जब असेसमेंट दिया, असेसमेंट देने के बाद सर्वेयर उसको देखता है कि जस्टिफाई करता है कि हाँ भैया ऑल ओके है। ओके करने के बाद तब वो क्लेम के लिए कहता है अप्रूव, भैया हम अप्रूव कर दे रहे हैं, आप गाड़ी रिपेयर में डाल दो। तो सर्वेयर की ये इंपॉर्टेंस होती है। सर्वेयर एक कंपनी के यहाँ पे एक एजेंट है, लेकिन उससे कई बार तो कंपनी के बराबर या उससे बड़ी वो औकात रखता है। तो इसलिए मेरी आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट है, कभी भी वो आपसे, आप कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में उससे लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, उससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। उसको आपका पैसा, फाइल जब जाती है, जब क्लेम बनता है, तो बनने के बाद जब फाइल पूरी सबमिट होती है तभी पैसा मिलता है उसको। नहीं होगा, अगर आप बिगाड़ोगे, आप अगर सही पेपर या डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो क्लेम रिजेक्ट होगा। उसका क्लेम रिजेक्ट होने के बाद भी उसे पैसा मिल जाएगा। सीधा सा बात है, कैशलेस। इसका मतलब ये है कि जब आपकी टू व्हीलर की गाड़ी का कोई क्लेम आया, कोई भी क्लेम आया, क्लेम आने के बाद जब अप्रूवल मिला, तो अप्रूवल आने पे आपको कोई पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। कंपनी क्या करेगी कि लेट से कि आपका 20,000 रुपये का क्लेम आया और अब फाइल चार्ज लग के आपको मान लो 19,000 रुपये देने हैं। 19,000 रुपये का क्लेम कंपनी ने पास कर दिया, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको पॉलिसी के हिसाब से अगर जीरो डेप है तो आपको 19,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। आप 1,000 रुपये पे करके, जो कि फाइल चार्ज हो गया, उसको ले जाके अपनी गाड़ी छुड़ा के आप ले जा सकते हैं। रीइंबर्समेंट केस में क्या होता है? रीइंबर्समेंट केस में ये होता है जब आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है, रिपेयर हो, सब कुछ हो जाती है, इसी केस में आपका 20,000 रुपये का पूरा बिल बना, फाइनली आपको पूरे के पूरे पे करने पड़ते हैं 20,000 रुपये। ठीक है, इस केस में सर्वेयर आपसे क्या ले लेता है? आपसे कैंसिल चेक ले लेता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड ले लेता है। तो इस केस में जब आपसे कैंसिल चेक और आधार ले लेता है, इसके लेने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर, 7 to 10 डेज के अंदर आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। बस, सीधा सा फंडा ये है रीइंबर्समेंट का। अब टू व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम्स में 90% केसेस रीइंबर्समेंट के लिए जाते हैं। कभी कभी तो 3 दिन के अंदर भी पैसा आता है, 5 दिन के अंदर। तो टू व्हीलर में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। आप ये देखो कि अच्छी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जो इजीली आपको सेटल कर रही है। आपको जरूरी नहीं कि डीलर से लो, एजेंट से लो, ऑनलाइन लो, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में कि कैशलेस और रीइंबर्समेंट में जाए, कौन सी कंपनी जल्दी से क्लेम सेटल कर रही है। क्योंकि कई बार कैशलेस में क्या होता है, अप्रूवल तो आ गया, डीओ नहीं आ रहा, 5 दिन तक गाड़ी खड़ी हुई है, क्या फायदा। इससे बिटवीन तो आप पैसा देके छुड़ा के ला रहे हो, आपको नेक्स्ट मिल रहा है, 5 डेज के अंदर आपको पैसे मिल जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज का चयन बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस भी वैलिड था, ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड था, फिर भी क्लेम रिजेक्ट हो गया। इस केस में सबसे बड़ा कारण ये होता है, कई बार क्या करते हैं लोग, इंश्योरेंस तो खरीद लेते हैं, रिन्यू करा लेते हैं। अब किसी ने गाड़ी ने सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के क्या हुआ, इंश्योरेंस भी वो पुराने के नाम से चला रहे हैं, लेकिन जो आरसी है, जो वैलिड है, बेसिकली उन्हें आरसी ट्रांसफर नहीं कराई, पुराने के नाम से चला रहे हैं। या इंश्योरेंस आपने नए ओनर के नाम से करा लिया और जो आरसी है वो अभी भी पुराने
के नाम से चल रही है, तो ऐसे सिनेरियो में क्लेम आपके रिजेक्ट 100% होंगे। क्यों होंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सीधी सी बात है, जो आपको समझने की जरूरत है, जब भी कोई गाड़ी होती है उसके ओनरशिप जो राइट्स हैं वो उसको कौन वैलिड करता है, उसको वैलिड करता है आपके ओनरशिप राइट आरसी। आरसी पे लिखा हुआ है कि अगर ये राहुल के नाम से है तो भैया जो हमारा इंश्योरेंस होगा, बेसिकली अगर जो कोई भी इंश्योरेंस अगर वो होगा तो वो राहुल के नाम से होगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब गाड़ी ट्रांसफर करते हैं, जब गाड़ी खरीद लेते हैं, तो कई लोग क्या कर रहे होते हैं, जो इंश्योरेंस जो है वो आपका पुराने ओनर के नाम से ही चला रहे होते हैं और आरसी नए ओनर के नाम से ट्रांसफर कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे गाड़ी नंबर है UP14A1234, तो बोलते हैं भैया इंश्योरेंस में भी गाड़ी नंबर यही है और आरसी में भी यही है तो चलता रहेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सही एक्सपेक्ट ये है, ओनरशिप जो बताती है वो आरसी से पता चल रहा है। भाई जब आरसी में आपने बदल लिया, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता? उसको तो इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि कम से कम अगर हमें साल में अगर हम 100 इंश्योरेंस बाइक के करते हैं तो करीब करीब 20% केसेस ऐसे होते हैं जिनके इंश्योरेंस रिन्यूअल पे आते हैं, तो पता चलता है कि वो आरसी ट्रांसफर करा चुके हैं। व्हीकल नंबर सेम है तो सोच रहे हैं परिवहन पे आ रहा है तो चल रहा है, लेकिन अगर क्लेम आया, गाड़ी जीरो डेप हो या थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, उन्हें किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बाद अगर जब आप आरसी ट्रांसफर करा रहे हैं तो इंश्योरेंस जरूर ट्रांसफर कराएं। अगर आपने नहीं कराया तो गाड़ी आपकी सिक्योर नहीं मानी जाएगी, कल क्लेम आएगा, 100% आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सस्ती पॉलिसी ले ली और क्लेम रिजेक्ट हो गया, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। कई बार क्या होता है, लोग सस्ती पॉलिसी ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन में एक ऑप्शन दिखाता है। ऑनलाइन में दो चीज होती है गलती जब वो पॉलिसी लेते हैं। लेट से आपकी पॉलिसी 2024 की है, अब आप 2026 में रिन्यू करा रहे हो। उस केस में क्या होता है, नो क्लेम बोनस जो है वो आपकी, जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, सिस्टम अपने आप ईयर के हिसाब से नो क्लेम बोनस उठा लेता है। नो क्लेम बोनस के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा नीचे। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए, नो क्लेम बोनस के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। नो क्लेम बोनस एक सीडी होती है, नो क्लेम बोनस, जिसका मतलब ये एक नो क्लेम बोनस दिया जाता है ओनर को। वो एक, मान लो, एक कंपनी की तरफ से थैंक यू है कि सर इस साल आपने क्लेम नहीं लिया, अगले साल भी नहीं लिया, इस साल। तो वो हर साल सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता जाता है। पहले वो 0% होता है, फिर 20 होता है, फिर 25% होता है, फिर 35% होता है, फिर 45% होता है, फिर 50% होता है। अब लेट से ये ऐसे वही साल पर बढ़ता जाता है। 50 होने के बाद ये 50 कंटिन्यू रहता है। वहीं पे मान लीजिए कोई अगर क्लेम आ गया, लेट से आपकी एनसीबी 35 चल रही थी और कोई क्लेम आ गया, उस क्लेम पे आने के बाद वो फिर से जीरो हो जाएगी। जीरो के बाद फिर से वो शुरुआत होगी 0, 30, 25। अब ऑनलाइन में होता क्या है, सस्ती पॉलिसी के चक्कर में मैंने क्यों कहा कि कई बार क्या होता है, लेट्स से कि आपकी गाड़ी 2024 में आपने ली हुई थी, अब उस अब आज आप रिन्यू कर रहे हो, तो उसके हिसाब से गैप में क्या होता है, मान लो वो क्या उठाता है, आपने मान लो 2025 में ही, या मैं कह रहा हूँ दो, इसमें आपने क्लेम लिया हुआ था और आपने ना क्लेम यस किया ना नो किया। हालांकि ऑनलाइन में भी क्वेश्चन पूछता है, लास्ट ईयर आपने क्लेम लिया, आपने कहा पता नहीं या नहीं, आपने नो कर दिया या आपने नहीं ध्यान रहा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एनसीबी यहाँ जीरो है, 2025 24 में 20 होनी चाहिए और इसमें 26 से 27 करने में 25% मिलनी चाहिए। चूंकि आपने क्लेम लिया था, एक्चुअल में नो क्लेम बोनस इस साल आपने क्लेम ले लिया था, तो इस साल आपकी जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता, या आपको कुछ पता नहीं है, या सिस्टम अपने आप यहाँ 26-27 में जब आप पॉलिसी रिन्यू कर रहे हो तो वो कैसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से 35 उठा रहा है, तो आपने करेक्ट किया ही नहीं। जो कि मैंने आपको बताया कि सीडी बाय सीडी आपको सेलेक्ट करना है। अगर ऑनलाइन में 25 दिखा रहा है डायरेक्टली, तो आप अपनी रनिंग पॉलिसी से कंफर्म करोगे कि बेसिकली आपकी पिछले साल की एनसीबी क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 थी तो 25 लेंगे, 30 थी तो 35 लोगे। उससे ऊपर वाली आपको सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि रिन्यू करते टाइम यही पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने गलत ले ली और पॉलिसी में आपने क्या किया, 35% नो क्लेम बोनस लेके और प्रीमियम आपको सस्ता पड़ा और आपने इंश्योरेंस करा लिया। अब जब क्लेम आया, क्लेम आने पे सर्वेयर ने चेक किया कि भैया आपने जो नो क्लेम बोनस है वो आपका बनता है 20% या 0% जो भी, और आपने 35% लिया हुआ है, तो आपकी इस केस में क्लेम कंपनी 99% रिजेक्ट कर लेगी। 1% होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो
आपकी इस गलती को माफ करके हुए वो क्या करती है कि जो ये डिफरेंस अमाउंट है, नो क्लेम बोनस एक्चुअल में 20 होना चाहिए था और आपने 35 लिया, तो 15% का जो डिफरेंस है, 15% का जो डिफरेंस है वो अमाउंट आपसे पैसा ले लेती है और लेने के बाद आपसे कहती है ठीक है आपका क्लेम हम पास कर दे रहे हैं और ये अमाउंट जो 200-400 रुपए है, टूलर में इतना ही बनता है, वो हम आपको पे कर देंगे, वो आपको माइनस कर देंगे जब क्लेम से। लेकिन इसके चांसेस 0.01% से भी कम है। तो इससे सीख क्या मिलती है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी लो या ऑफलाइन पॉलिसी लो, नो क्लेम बोनस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपने पिछले साल क्या लिया था और इस साल आप क्या लेने वाले हो, और आपने ना क्लेम यस किया ना नो किया। हालांकि ऑनलाइन में भी क्वेश्चन पूछता है लास्ट ईयर आपने क्लेम लिया, आपने कहा पता नहीं या नहीं, आपने नो कर दिया या आपने नहीं ध्यान रहा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एनसीबी यहाँ 0 है, 2025-24 में 20 होनी चाहिए और इसमें 26 से 27 करने में 25% मिलनी चाहिए। चूंकि आपने क्लेम लिया था, एक्चुअल में नो क्लेम बोनस इस साल आपने क्लेम ले लिया था, तो इस साल आपकी 0 हो जानी चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता या आपको कुछ पता नहीं है या सिस्टम अपने आप यहाँ 26-27 में जब आप पॉलिसी रिन्यू कर रहे हो तो वो कैसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से 35 उठा रहा है, तो आपने करेक्ट किया ही नहीं, जो कि मैंने आपको बताया कि सीडी बाय सीडी आपको सेलेक्ट करना है। अगर ऑनलाइन में 25 दिखा रहा है डायरेक्टली, तो आप अपनी रनिंग पॉलिसी से कंफर्म करोगे कि बेसिकली आपकी पिछले साल की एनसीबी क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 थी तो 25 लेंगे, 30 थी तो 35 लोगे, उससे ऊपर वाली आपको सेलेक्ट करनी होती है क्योंकि रिन्यू करते टाइम यही पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने गलत ले ली और पॉलिसी में आपने क्या किया, 35% नो क्लेम बोनस लेके और प्रीमियम आपको सस्ता पड़ा और आपने इंश्योरेंस करा लिया। अब जब क्लेम आया, क्लेम आने पे सर्वेयर ने चेक किया कि भैया आपने जो नो क्लेम बोनस है वो आपका बनता है 20% या 0% जो भी, और आपने 35% लिया हुआ है, तो आपकी इस केस में क्लेम कंपनी 99% रिजेक्ट कर लेगी। 1% होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो आपकी इस गलती को माफ करके हुए वो क्या करती है कि जो ये डिफरेंस अमाउंट है, नो क्लेम बोनस एक्चुअल में 20 होना चाहिए था और आपने 35 लिया, तो 15% का जो डिफरेंस है, 15% का जो डिफरेंस है वो अमाउंट आपसे पैसा ले लेती है और लेने के बाद आपसे कहती है ठीक है आपका क्लेम हम पास कर दे रहे हैं और ये अमाउंट जो 200-400 रुपए है, टूलर में इतना ही बनता है, वो हम आपको पे कर देंगे, वो आपको माइनस कर देंगे जब क्लेम से। लेकिन इसके चांसेस 0.01% से भी कम है। तो इससे सीख क्या मिलती है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी लो या ऑफलाइन पॉलिसी लो, नो क्लेम बोनस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपने पिछले साल क्या लिया था और इस साल आप क्या लेने वाले। रिइंबर्समेंट क्लेम था, क्लेम अप्रूव हो गया, लेकिन हमारे को पैसा कब मिलेगा, हमारे खाते में कब आएगा पैसा, क्योंकि रिइंबर्समेंट क्लेम था तो पैसे जो थे हमने अपने पास से दिए थे। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कि प्रोसेस एक्चुअली में कैसे फॉलो करता है, कैसे वर्क करता है। उसमें सिंपल इन शॉर्ट हम जाते हैं, जब सर्वेयर को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें कि ऑल बिल, कंपनी डीलर क्या है गाड़ी रिपेयर करता है, रिपेयर करने के बाद फाइनल बिल भेजता है, फाइनल बिल सर्वेयर को भेजता है। जब सर्वेयर को, ठीक है, जब सर्वेयर को, पहला स्टेप ये हो गया, जब सर्वेयर को फाइनल बिल भेज जाता है, फिर सर्वेयर अपनी बिल के साथ पॉलिसी कंडीशंस चेक करता है, जीरो डेप है या नहीं, या कोई नो क्लेम बोनस, किसी तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से क्लेम फाइनल करता है। ठीक है, हम इस केस में मान के चलते हैं कि आपका जीरो डेप था, आपको फाइल चार्ज देना पड़ा, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके 40,000 रुपए का क्लेम था, उसमें आपको 1,000 रुपए फाइल चार्ज आपको देना पड़ा। ठीक है, 1,000 रुपए आपको फाइल चार्ज देना पड़ा। ठीक है, बाकी जो है उसने क्लेम अमाउंट जो आपका 40 का था, जो कि मैंने आपको पहले बताया, अब 1,000 रुपए फाइल चार्ज था, 39,000 रुपीज टोटल टोटल अमाउंट आपको अप्रूव कर दिया सर्वेयर ने। ठीक है, तो 1,000 तो आपको 40,000 में से सिर्फ आपको 1,000 रुपए देने पड़े। लेकिन चूंकि केस आपका रीइंबर्समेंट का था, तो आपको यहाँ 40 की बजाय पूरे 40,000 रुपए आपको डीलर को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन यही आती है जो हमने बात की थी कि आपको पैसा कब मिलेगा और क्या प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये रहता है, जब आपको फाइनल अप्रूवल दे देगा सर्वेयर, फिर आपसे CKYC डॉक्यूमेंट्स लेगा, जिसमें कि आपसे आधार कार्ड लेगा, पैन कार्ड लेगा और आपसे कैंसिल चेक लेगा। कैंसिल चेक पे ध्यान रखिए, उसमें आपका नाम होना नीचे जरूर मेंशन होना जरूरी है। अगर नाम मेंशन नहीं है तो आपको पासबुक की कॉपी भी देनी पड़ेगी। जब आप ये प्रोसेस आप ये सर्वेयर को दे दोगे, आप जब कंपनी में सबमिट कर देगा, कंपनी कम से कम 7 से 10 दिन लेती है आपके वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसे डाल देती है।
और पैसे कितने डलते हैं? पैसे वही डलते हैं जो सर्वेयर ने आपको अप्रूव करा, जो कि जिस केस में मैंने आपको बताया कि 39,000 रुपीज आपको पूरे के पूरे आपको फाइल चार्ज करके अब वो करीब 39,000 रुपीज आपको क्लेम कंपनी सेटल कर रही थी।